हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो सर एंड मैम, हम लोग एक नई सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स आपके यूपीएससी 2020 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत विथ एमसीक्यू रिवीजन करवाया जाएगा दोस्तों। तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं। और ये कोर्स मेरे द्वारा अर्थात के सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा इस कोर्स को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप मुझे अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर लाइव एजुकेटर के तौर पर अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ दोस्तों, और मेरे बाकी के कोर्सेज भी आप लोग देख सकते हो। तो यदि आपको ये टॉपिक, ये सेशन और ये कोर्स अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, प्यार देना और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर आपको मिल जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलते हैं और ये एक क्विक रिवीजन होगा। जो एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी की, जो लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है, उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और काफी अच्छे से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। इस बुक में तो एनालिसिस नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन हम लोग इस कोर्स में एनालिसिस भी करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। और जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है, जो पहला आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से लेसन 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 वैसे इसमें था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन उसको मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिया हूँ। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेसन 1 का पार्ट 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना, इसमें कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा हाईलाइट, 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, या ठीक है। तो पहला पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। मतलब कि यहाँ इस असेंबली में जो लोग इलेक्ट किए गए थे वो 4 ये हिंदू, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियंस के लोग इसमें यहाँ पर इलेक्ट किए गए थे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आंसर थी, ऑप्शन है द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हेड कर रहे थे, इसमें ये कहा गया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ओके। एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर कहा जा रहा है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 1 2 3 4 या 1 2 4 या 3 ओनली या 1 ओनली। तो जी हाँ, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने, अब दोस्तों अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर राइट हुए हैं। तो इसका जो आंसर जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा आंसर डी। आंसर डी हमारा क्या है? ओनली 1 दोस्तों। तो यहाँ पर यूपीएससी ऐसे ही आपको फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो हमारा आंसर है डी। पहला आंसर केवल हमारा यहाँ पर सही है और बाकी के आंसर यहाँ पर वो सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है दी रिप्रेजेंटेटिव, वन सेकंड गाइस, 1 सेकंड, या ठीक है। तो दी रिप्रेजेंटेटिव बियर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दी 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन दोस्तों। ठीक है, तो 1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है। 1 सेकंड, 1 सेकंड।
सो गाइज यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर्स टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ पर जो आंसर जो हमारा सही है वो सी आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर जो हमारा है वो यहाँ पर गलती से यहाँ पर दोस्तों डी लिख गया है, वही वही मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। यहाँ पर जो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो आंसर हमारा सी सही है। सी यहाँ पर क्या है, द टोटल इजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389। जो टोटल जो संख्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो उसमें 389 लोग उसमें इन्वॉल्व थे दोस्तों, ठीक है। तो आंसर जो हमारा है वो 3 है। और वन सेकेंड, ये जो आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे आप लोग सी कर लीजिएगा, इसे आप लोग सी कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। और ये बुक में नहीं दिया गया था दोस्तों, इसे मैंने इस लेसन में अपने आप से मैंने इसमें डाला है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगी। यही फायदा है इसे यहाँ पर डिस्कस और पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर In 1934, एमएन रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार जो आइडिया जो विचार दिया वो एमएन रॉय ने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का 1934 में। उसके बाद इसकी डिमांड बढ़ने लगी, कांग्रेस पार्टी ने इसकी डिमांड की, 1935 में ऑफिशियली डिमांड की। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश एक्सेप्टेड दिस इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। इसके बाद अगस्त ऑफर में इसे यहाँ पर स्वीकार किया गया 1940 में। उसके बाद under the cabinet mission plan 1946 election were held for the formation of the constituent assembly। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमारी जो इसका जो स्थापना हुआ था वो किसके माध्यम से किया गया था, वो कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 के प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, ठीक है। एंड द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली बियर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। दोस्तों एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, एक एक वर्ड, ठीक है। आप ये क्वेश्चन तो बुक खरीद कर भी आप पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसका यही फायदा है कि एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, एक एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये जो इलेक्शन हुआ था वो डायरेक्टली नहीं हुआ था, वो इनडायरेक्टली हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज बाय द मेथड ऑफ ए सिंगल ट्रांसफर वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। किस लिए बनाया गया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसे यहाँ पर लाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द सीट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट बियर अलॉटेड in proportion of their respective population and were to be divided among Muslim, Sikh and rest of the communities. All sections of the Indian society got representation in the Constituent Assembly in spite of limited सफरेज दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था। इसमें सारे लोगों का यहाँ पर एक प्रकार से जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे एंड प्रिंसली स्टेट थे वो इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व थे, वो इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व थे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है इसमें से कोई क्वेश्चंस दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज और बियर गिवन इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 26 नवंबर 1949। तो जब संविधान जब यहाँ पर बना 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था। और पूर्ण रूप से तो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था इसे एक प्रकार से। तो उसमें कुछ चैप्टर थे, उसमें कौन कौन से चीजें उस वक्त इन्वॉल्व थी 26 नवंबर 1949 के वक्त। तो पहला ऑप्शन यहां पर कहा गया सिटीजनशिप, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सिटीजनशिप। दूसरा इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शंस एंड फेडरल सिस्टम है। इसमें से कौन से आंसर आपके सही हैं आपको बताना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे बताया होगा। तो आंसर हमारा है यहाँ पर आंसर डी हमारा क्या है यहाँ पर फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम इसमें था दोस्तों, फेडरल सिस्टम इसमें था। वन सेकंड, शायद यहाँ पर ऑप्शन जो डी है हमारा, वन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन मैंने यहाँ पर शायद नहीं लिखा है। ऑप्शन डी का मतलब यहाँ पर ये है, ऑप्शन डी का मतलब वन सेकेंड, एक मिनट पर समय दीजिएगा।
सो यहाँ पर जो आंसर जो हमारा है वो डी, डी का मतलब था वन एंड यहाँ पर फोर्थ, यानी कि उस वक्त सिटीजनशिप और फेडरल सिस्टम जैसे सब्जेक्ट उस समय इसमें थे, इमरजेंसी प्रोविजंस और इलेक्शन को यहाँ पर नहीं लाया गया था। तो आंसर यहाँ पर डी का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 and 4, ठीक है, 1 and 4, अर्थात कि सिटीजनशिप और फेडरल सिस्टम उस वक्त इसमें थे और ये बाकी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलो फॉर एडॉप्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से है इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, दूसरा है इट वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल हिज असेंट, इट वाज अडॉप्टेड व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट, एंड डी कह रहा है इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है। तो सही आंसर जो हमारा है वो सही आंसर हमारा है वो डी आंसर सही है। इसको यहाँ पर इट वाज जब अडॉप्ट किया गया तब अडॉप्ट किया गया, इट इज रिसीव द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इस पे सिग्नेचर हुआ एंड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी इस पे सिग्नेचर हुए थे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां पर आंसर जो हमारा है वो डी आंसर हमारा राइट है। ओके सर एंड मैन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आज का कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्टेट कमेटी थी उसको कौन यहाँ पर उसके चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर जो हमारा जो यहाँ पर है आपको क्या लगता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा आंसर यहाँ पर सही है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू। ओके सर एंड मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिया एज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे पूर्णतः कब लागू किया गया और कब वो मतलब फोर्स में आई, पूर्ण रूप से कब लागू किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। अब दोस्तों इसमें कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में कंफ्यूज आते हैं। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ, वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को दोस्तों वो, ठीक है। तो आंसर जो हमारा है वो डी आंसर आपको यहाँ पर सही लगाना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैच करना है, मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर कमेटी दिया हुआ है और उसको कौन हेड कर रहे थे उनके नाम दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी जो हमारी थी उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंस जो कमेटी है उसे जेबी कृपलानी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी को जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से कौन सा राइट है, तो इसमें राइट में आपको आंसर ए जो हमारा है वो सही है। स्टीयरिंग कमेटी मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑप्शन लिखना यहाँ पर मैं भूल गया था, ठीक है, ऑप्शन लिखना यहाँ पर मैं भूल गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मुझे एक उद्देश्य मेरा ये था कि आपको मैं इसके बारे में अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। उसे कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया था, तो इसे आप लोग यहाँ पर कट कर सकते हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हो एक प्रकार से, इसे आप लोग कट कर सकते हो। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों के लिए लगाया है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। मेरा मेन उद्देश्य था ये आपको बताना। जैसे ये यहाँ पर आज आ गया था इस लिस्ट, तो आप इस लिस्ट को ध्यान में रखना, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, मैंने पहले ही देखा है आप लोगों ने। यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। स्टेट कमेटी को जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। स्टीयरिंग कमेटी को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे। फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी को आचार्य कृपलानी कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बियर, तो अभी मैंने आपको पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने फर्स्ट आंसर में ही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो किस प्रकार से इसमें इलेक्ट हुए थे। तो अगर आप लोगों ने पहला आंसर अगर आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये मालूम होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्या ऐसा था? वन सेकंड, क्या ऐसा था डायरेक्टली? तो फिर बी ऑप्शन कह रहा है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, ओके। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ओके। और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। कोई तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अगर आंसर आपको देखने में लग रहा होगा तो आंसर हमारा क्या है, वो है हमारा इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है गाइस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। सो या ठीक है, तो बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चैप्टर वाइज में एमसीक्यू लेकर आया हूं, क्योंकि हम लोग पॉलिटी पूरी पढ़ लेते हैं, हमको लगता है याद भी है, लेकिन जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या एग्जाम में, तो हमको लगता है कि हम बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक एक ऑप्शन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस सीरीज को शुरू किया गया है, जो कि क्विक रिवीजन के तौर पर। तो अब आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सर बी एन राव या टी कृष्णा मचारी। दोस्तों तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर सर बी एन राव, ठीक है, यहाँ पर जो है वो है सर बी एन राव। सी आंसर हमारा यहाँ पर सही है दोस्तों, ठीक है। तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चन आज का है ये दोस्तों। यहाँ पर कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी पूछता है। तो पहला ऑप्शन कथन ए कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 1 सेकेंड में हाईलाइटर चलता है, ठीक है। तो कथन ए में कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, ओके। इसका रीजन क्या है, आर क्या है? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको क्या लगता है, बोथ सही है और आर जो है उसकी ये सही व्याख्या कर रहा है, या बोथ ए आर दोनों ये यहाँ पर सही है बट आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है? आपको क्या लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर जो हमारा है वो आंसर हमारा ए है, अर्थात कि ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसका जो इलेक्शन हुआ था ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा नहीं हुआ था, और साथ ही साथ ये जो इसका जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही हुआ था दोस्तों, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आज का है हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो यहाँ पर किसके द्वारा इसे मूव किया गया? बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है सर एंड मैम, वो है हमारा सी, अर्थात कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 11th क्वेश्चन यहाँ पर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। H.C. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। हु आर द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और करेक्ट। तो कौन सा आंसर आपको लगता है? तो आंसर हमारा सी सही है, यानी कि बोथ आंसर यानी सी एंड 1 एंड 2 दोनों सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वहीं H.C. मुखर्जी को इलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और H.C. मुखर्जी का नाम। आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों ये हमारा आज का पहला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप सक्षम हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आपको कैसा लगा आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका आपको आगे पार्ट 2 आप इसको चाहते हैं। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल सके। और मैं एक एजुकेटर हूं, अनअकैडमी लाइव पर मुझे एक्सपीरियंस भी है, आप देख सकते हो दोस्तों। और तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स आप। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो और आप रिवीजन कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, लेसन्स को देखते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।